Yes. Good afternoon, everyone. Online, good afternoon. क्या डिस्कशन कर रहे थे बच्चों हम लोग? What we were discussing, इनकम की डेफिनेशन है ना, इनकम क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे. एक सेकेंड, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? सेक्शन नंबर वन. सेक्शन नंबर वन क्या था भैया आपका? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट. और नेम ऑफ द एक्ट विल बी इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 और ये पूरे इंडिया के ऊपर दोस्तों एप्लीकेबल होता है. इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2 वाज डेफिनेशन, सेक्शन 3 वाज डेफिनेशन एंड सेक्शन नंबर 4. सेक्शन नंबर 4 क्या था आपका? चार्जिंग सेक्शन. पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे? टैक्स. ठीक है. पर्सन क्या होता है इसकी डेफिनेशन कहां गिवन थी? सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर. एंड वहां पर ये लिखा है कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचएएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, पंचायत और एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड अबव करके. फिर इनकम क्या होती है 2 क्लॉज 24 में लिखा है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इनकम क्या होती है. मैंने आपको ये बताया है कि इनकम निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट इनकम. तो इनकम कैलकुलेट करने के आपके कितने हेड्स रहेंगे? 5 हेड्स है ना. वी हैव 5 हेड्स और 5 हेड्स के हिसाब से हम इनकम कैलकुलेट करेंगे. पहले स्टेटस पता कर लेंगे, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. दूसरे की इनकम क्लब कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम. डिडक्शंस माइनस करेंगे, उसके बाद टोटल इनकम आएगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं. और जितना टैक्स कैलकुलेट करते हैं उतना पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स करके भी कोई चीज होती है. और बच्चों इसके बाद आपका टैक्स जो बनता है वो पे कर दो. और ये सब जो हुआ है साल भर में उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है. ऐसा हमारा डिस्कशन था. अब आ जाते हैं, लिखेंगे ऐसा करके, सम अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम. सम अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम. मैं इनकम की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बट इनकम के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. सबसे पहला, इनकम कैन बी लीगल और इलीगल. कैन बी लीगल और इलीगल. बच्चों इनकम टैक्स वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप लीगल तरीके से अर्न करें या आप इलीगल तरीके से अर्न करें. सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए. ठीक है. लीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है. कोई स्मगलिंग वगैरह करके इनकम अर्न करता है तो उस पे भी क्या लगता है? टैक्स. इनकम मींस नेट इनकम. इनकम मतलब नेट इनकम होता है. नेट इनकम का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये, एक सेकेंड बस पता ना, ग्रॉस इनकम नहीं टैक्सेबल है, नेट इनकम टैक्सेबल है. हाँ एक सेकेंड, चार्ज कर रहा था बेटा पेंसिल, मुझे पता है. तो नेट इनकम टैक्सेबल होती है. खर्चे क्या करने पड़ेंगे? माइनस. नाटक सर को जो रिसिट हो रही है उस रिसिट पे उनको टैक्स नहीं देना. ये जीएसटी नहीं है. जीएसटी तो किस पे लगता है? रिसिट्स पे लगता है, ग्रॉस रिसिट्स पे लगता है. लेकिन जो ये इनकम टैक्स है वो इनकम पे लगता है. तो आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल दी एक्सपेंसेस हम नेट इनकम पर क्या करते हैं? टैक्स कैलकुलेट करते हैं. अच्छा बच्चों, इनकम रेवेन्यू नेचर की भी होती है और कैपिटल नेचर की भी होती है. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू नेचर इज इनकम और कैपिटल नेचर इनकम? कभी कभी इरेगुलर नेचर की होती है वो रेवेन्यू होती है, और इरेगुलर नेचर है एडहॉक बेसिस पे इनकम हुई है तो वो क्या है? कैपिटल.
एक एग्जाम्पल है इसका, ऐसे तो काफी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने की इनकम कौन सी है? मैंने लॉटरी खेली और लॉटरी टिकट में मुझे प्राइज मिल गया, तो ये क्या हो गया? कैपिटल। कोई गेम शो में गया और गेम शो में प्राइज जीत गया, क्या? कैपिटल। वेरी गुड। तो रेगुलर नेचर की इनकम जो होती है वो आपकी हमेशा टैक्सेबल होती है। क्या बोला मैंने? रेवेन्यू नेचर इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। अगर कोई रेवेन्यू नेचर निकल जाए तो वो टैक्सेबल है, जब तक कि मैं उसको एग्जम्प्ट ना बोलूं तब तक वो क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। लेकिन याद रखना, कैपिटल नेचर इनकम तभी तक टैक्सेबल होती है, तभी टैक्सेबल होती है कैपिटल नेचर की इनकम, जब वो इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होती है। क्या बोला मैंने? सरकार का इंटेंशन क्या था? सरकार का इंटेंशन ये था कि सारी रेवेन्यू नेचर की इनकम को टैक्स कर दे और कैपिटल नेचर की इनकम वही टैक्स की जाए जो इनकम की डेफिनेशन में क्या हो? इंक्लूडेड हो। तो मैंने कहा ना डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि बहुत सारी कैपिटल नेचर की जो रिसीट्स होती है, जैसे मैंने शेयर्स बेच दिए, मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया, कैपिटल नेचर का था। पढ़ाने की इनकम रेवेन्यू नेचर की। आपको डेफिनेशन में लिखा मिलेगा कि यार शेयर्स बेचने से जो इनकम कैपिटल गेन हुआ है वो भी क्या रहेगा? टैक्सेबल। आपको लॉटरी की इनकम हुई है या फिर आपने कोई गैम्बलिंग एक्टिविटीज वगैरह करी है, रेगुलर नेचर का नहीं था, रिसीट हुई है, ये भी क्या रहेगा? टैक्सेबल। मतलब इनने इनकम की डेफिनेशन में वो सारी कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड करने की कोशिश की है जो बाय डिफॉल्ट इनकम मानी नहीं जाती है। इनकम उसी को मानते हैं जो रेगुलर नेचर की होती है, बट इनकम टैक्स बोलता है हम रेगुलर नेचर की इनकम को भी इनकम मानेंगे और कैपिटल नेचर को हम डेफिनेशन में इंक्लूड करके इनकम मांगे, कुछ नहीं बचेगा, सब पे टैक्स देना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट लिखना, ऑल रेवेन्यू नेचर इनकम is taxable. All revenue nature income is taxable. सारी रेवेन्यू नेचर की इनकम टैक्सेबल है until it is exempt. Until it is exempt. ठीक है। And all capital receipts are not taxable only such capital receipts are taxable which is included in the definition of income. बस वही टैक्सेबल होगी। हाँ बेटा, तो मैंने कहा कि सर जो केबीसी के अंदर इनकम होती है उसके ऊपर तो टैक्स लगता है। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो बेटा। मैंने कहा ना सरकार ऐसी कोई कैपिटल रिसीट छोड़ने ही नहीं वाली है जो इनकम ना बने, क्योंकि मैंने कहा था इनकम की डेफिनेशन बहुत लंबी है ना, उसको अभी नहीं पढ़ सकते। सारी कैपिटल रिसीट्स ऑलमोस्ट आप मान के चलिए वो इनकम बनी जाती है क्योंकि वो डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है नंदिनी जी? अच्छा, जैसे मेरी इनकम हुई तो उस पर टैक्स किसको देना है? मुझे देना है। अब मैंने मेरी इनकम मम्मी को दे दी, पूरी इनकम नाटा से जितनी कमाई है मम्मी को, वाइफ को दे दी, और मैं सरकार को बोलता हूं कि मुझसे टैक्स मत लो। किससे टैक्स लो? मम्मी से या वाइफ से टैक्स लो। सरकार बोलती है आप अपने पैसे को कहां अप्लाई करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर्सन हु इज अर्निंग विल पे टैक्स। एप्लीकेशन ऑफ इनकम डज नॉट मैटर। एप्लीकेशन करना कोई
मैटर नहीं करता इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बात समझ में? सो जिसको इनकम हो रही है दैट पर्सन विल पे टैक्स, एप्लीकेशन ऑफ इनकम डज नॉट मैटर। तो यहां लिखेंगे पर्सन हु इज अर्निंग will pay tax. Person who is earning will pay tax. Person who is earning will pay tax. Application of income does not matter. एप्लीकेशन ऑफ इनकम मैटर नहीं करता है। हां, अमन गुर्जर का ये कहना है कि गुकेश ने चेस में जो पैसे जीते उस पर टैक्स लगाया ही नहीं है। सर सुनो, मैं आपको एक बात बोलूं, उस पर टैक्स लगता है ना, उस पर टैक्स लगता है, लेकिन सब लोग ने क्या बोला कि यार भाई क्या वो तो चैंपियनशिप जीता है। बेटा सेक्शन 10 के अंदर सरकार के पास पावर है कि वो टैक्स माफ कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट में। तो सरकार ने टैक्स माफ किया है बिकॉज सरकार हैज द पावर। तो बेटा अमन जो आप कह रहे हो वो सेक्शन 10 में सरकार के पास पावर रहता है, ठीक है। एग्जम्प्ट है ना, मैंने कहा था इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, तो सरकार ने क्या कर दिया था, उसको एग्जम्प्ट कर दिया था, ठीक है, ऐसा। तो बेटा ये इनकम टैक्स है, आपको जब टैक्स रेट पता चलेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। लोग टैक्स चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि टैक्स रेट से इतने ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा मान लो अभी जैसे ये अभी तो ट्रेंड चल रहा है बेटा, ये डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है ना, वो हर कोई का डाइवोर्स वगैरह सुनने में आ रहा है आजकल। तो क्या होता है कि कोर्ट एलिमनी देने की बात करती है कि वाइफ को इतना पैसा देना पड़ेगा, हस्बैंड की इतनी सैलरी है, और हस्बैंड को कोर्ट ऑर्डर करती है, उसके एम्प्लॉयर को जहां पे वो जॉब कर रहा है कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई आपकी 50% सैलरी वाइफ को दी जाएगी क्योंकि दोनों अलग रहने वाले हैं अब। तो बेटा ये एप्लीकेशन हुआ कि कोर्ट ने इनकम डाइवर्ट करी है। डाइवर्ट एप्लीकेशन हम अपने मन से करते हैं और ये क्या हुआ, डाइवर्जन। तो बेटा डाइवर्जन हुआ है तो टैक्स किसको देना पड़ेगा, वाइफ को देना पड़ेगा। सो एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है डाइवर्जन। आपकी इनकम क्या कर दी गई है, डाइवर्ट करवा दी गई है। तो डाइवर्ट करने पर आपको टैक्स नहीं देना है, डाइवर्शन करने पर पर्सन हु इज रिसीविंग विल पे दी टैक्स। तो लिखेंगे इन केस ऑफ डाइवर्जन, in case of diversion of income, in case of diversion of income, person who is receiving income will pay tax. अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा बेटा, है ना। मे बी एक होता है पिन मनी, है ना, ऐसे आपको आगे जाके और डिटेल में पता चलेगा। ये अभी हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, जो प्रज्वल आप बातें कर रहे हैं वो हम डिस्कशन करेंगे उस मैटर पे, है ना। बहुत इफ्स एंड वर्ड्स होते हैं, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस राइट नाउ, ठीक है। ये सारी बात थी बच्चों किसकी, इनकम से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, पक्का, ठीक है। माइनर की इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सी माइनर की इनकम पे टैक्स लगेगा और कभी कभी माइनर को खुद को टैक्स देना पड़ेगा
या फिर कभी उसके फादर के थ्रू टैक्स लेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया तो था क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, माइनर की इनकम फादर में या मदर में क्लब हो जाती है, तो वो प्रोविजंस आएंगे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो पर्सन होना चाहिए, पर्सन की क्या होनी चाहिए, इनकम। तो इनकम का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को लग गया। अब नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होगा? सेकेंड, सी प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में मतलब होता है कि जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, जिस साल हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। सोचो, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता है। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो साल जिस साल आप इनकम क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। सर करंट ईयर, द करंट ईयर इज द प्रीवियस ईयर। जो करंट ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। ये सेक्शन 3 में गिवन है। किस में गिवन है? सेक्शन 3 में। ये सेक्शन 3 में गिवन है। सर इसको प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं? करंट ईयर को प्रीवियस ईयर, मैंने आपको लॉजिक दिया था, है ना। आप इस साल इनकम अर्न कर रहे हो, इस साल की इनकम पे टैक्स कब पे करोगे? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर कौन सी इनकम पे टैक्स पे करते हो? नेक्स्ट ईयर आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे क्या करते हो? टैक्स पे करते हो। तो इसलिए प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आता है द ईयर इन विच income is earned is called as previous year. The year in which income is earned is called as previous year. That is the current year. Current year is the previous year. करंट ईयर जो है वो आपका प्रीवियस ईयर है। अच्छा, अपने लिए एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो क्या रहेगा? 24 25। तो जो 24 25 में इनकम अर्न करेगी उसके ऊपर टैक्स कहां पे करना पड़ेगा? 25 26 में। सो अपने लिए याद रखिएगा 24 25 इज द प्रीवियस ईयर। फिर प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आपको ये लाइन लिखनी है, प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को एंड होगा। बेटा हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं, हम कैलेंडर ईयर कंसीडर नहीं करते इनकम टैक्स में। अच्छा, स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल पे, और खत्म कहाँ होगा? 31 मार्च। लेकिन समझो, मैंने बिजनेस ही 1 जुलाई को चालू किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? 1 जुलाई से। लेकिन खत्म कहां होगा? तो लिखना इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, in case of new business, previous year can be less than 12 month. In case of new business, previous year can be less than 12 months. अच्छा, किसी का मल्टीपल बिजनेस है, जैसे मान लो मैं पढ़ा पहले से रहा हूं लेकिन मैंने एक नया बिजनेस और चालू कर दिया 1 अगस्त से, तो
तो जो मेरा पुराना बिजनेस है उसका प्रीवियस ईयर तो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च पे, लेकिन जो मेरा नया बिजनेस है उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा, जिस दिन स्टार्ट हुआ वो तब से लेके 31 मार्च तक। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी डिफरेंट। इन केस ऑफ मल्टीपल बिजनेस previous years can be different। प्रीवियस ईयर अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपको यह भी लिखना है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, द ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। उसे क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। सो द ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड एज assessment year। The year in which tax is paid is called as assessment year। बच्चों ये जो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है ये 2 क्लॉज 9 में दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। बड़ा 9 ना, 2 क्लॉज 9 डन। देख लीजिए यहाँ पे तक किसी को कुछ पूछना हो तो जो हमने लिखा, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। करंट ईयर इज द प्रीवियस ईयर और जिस साल हम टैक्स पे करेंगे तो वो रहेगा असेसमेंट ईयर। आप लोगों की एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26 है। जब भी क्वेश्चन करेंगे इन ईयर्स का ध्यान रखेंगे। ओके सो मेन इस पे आ जाते हैं। क्या लिखा था हमने, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे, टैक्स। तो हमने किसकी बातें देखी, पर्सन क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर इनकम क्या होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बच्चों प्रीवियस ईयर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, स्कोप। हमारा चैप्टर नंबर 1, यहां से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया स्कोप क्या होता है। सी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्या इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, क्या क्या होगा, स्कोप क्या होता है। तो बच्चे स्कोप क्या होता है ये गिवन है आपका सेक्शन नंबर 5 में। स्कोप डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी ये डिपेंड करेगा कि उस पर्सन का स्टेटस क्या है। तो स्कोप डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर स्कोप डिपेंड होता है।
अच्छा, इंडियन सिटीजन्स पे इनकम टैक्स नहीं लगता। हम जो वर्ड यूज करते हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं यूज करते बेटा, हम क्या करते हैं, इंडियन रेसिडेंट करते हैं। सी, इससे क्या होगा कि यार इंडियन सिटीजन के ऊपर टैक्स लगेगा तो मतलब क्या फॉरेन पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। इंडियन रेसिडेंट्स पे मतलब अगर कोई फॉरेनर है और इंडिया में आके रह रहा है तो भाई उसको टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो डिपेंड करता है स्टेटस पे। इंडियन इनकम टैक्स में सिटीजनशिप का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो स्कोप ऑफ इनकम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्कोप ऑफ इनकम डज नॉट डिपेंड अपॉन दी सिटीजनशिप, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब सर स्कोप किस पे डिपेंड करता है, स्टेटस पे। तो मैं आपको स्कोप पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाऊं, स्टेटस पढ़ाऊं, तभी जाके मैं आपको स्कोप समझा पाऊंगा। तो भाई किसको इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का सिटीजन किसको कहते हैं? नहीं नहीं, मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। मैं किसकी बात कर रहा हूं पहले तो, सॉरी, मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिटीजनशिप की। आप रेसिडेंट की बात कर रहे हो, आप रेसिडेंट की बात कर रहे हो। देखो एक्चुअली इंडियन लॉ पहले ये था कि यार जिसका जन्म क्या हुआ हो इंडिया में, देखो मुझे सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। मुझे फिर भी मुझे एक बार बता दो कि सिटीजनशिप होती क्या है। कुछ समय पहले आजादी के टाइम पे इंडियन सिटीजन उन्हें कहते थे जिनका जन्म कहां हुआ है, इंडिया में, जिनकी बर्थ प्लेस क्या है, इंडिया। फिर फिर बात कर लिया गया कि यार फिर क्या होता था कि कोई फॉरेनर घूमने आया या पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ गए और बच्चा डिलीवर यहाँ पे हो गया, तो बच्चे को भी क्या मिल जाती थी, इंडियन सिटीजनशिप। तो चेंज कर दिया गया लॉ, पापा या मम्मी में से कोई भी एक क्या होगा, इंडिया का रेसिडेंट होगा या इंडिया का सिटीजन होगा, तो बच्चा भी क्या कहलाएगा, इंडिया का सिटीजन। इसका भी मिसयूज होने लगा, बाहर के लोग इंडियन लोगों से शादी कर लेते थे, आके शादी कर ली और बच्चा यहाँ हो गया तो भैया उसको क्या मिल जाती थी, इंडियन सिटीजनशिप। तो सरकार ने बोला कि यार ये भी चेंज करते हैं, जिसके पापा मम्मी दोनों कहाँ के हो, इंडियन के, इंडिया के, तो अब वो क्या कहलाता है, इंडियन सिटीजन। पापा भी इंडिया के होने चाहिए, पापा के पास भी इंडियन सिटीजनशिप हो और मम्मी के पास भी क्या हो, इंडियन सिटीजनशिप, तो वो क्या कहलाता है, इंडियन सिटीजन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और भी तरीके से सिटीजनशिप मिलती है, आपके पास कुछ टैलेंट है तो सरकार क्या करती है, कुछ बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दे देती है। बट मुझे सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, किसको सिटीजनशिप मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे किस चीज से लेना देना है, मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस से लेना देना है। आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो हो सकता है कि आपको इंडिया में टैक्स, अच्छा और एक बात समझना, रेसिडेंट बनना पाप है। बताओ क्यों? क्योंकि रेसिडेंट बन गए ना तो ग्लोबल इनकम मतलब सारी इनकम पे क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। और नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया से कमाई हुई इनकम पर ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो पूरे दुनिया से क्या करता है, इनकम अर्न करता है, उसकी मेजर इनकम मॉरिशस से, दुबई में है और इंडिया में है। तो भैया अगर वो रेसिडेंट बन गया तो वहां की इनकम पे भी क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। अगर वो मॉरिशस में रहता है या दुबई में रहता है तो वहां पर टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, वहां रहकर वहां का टैक्स बचाया जा सकता है क्योंकि वहां टैक्स लगता ही नहीं है। इंडिया में तो क्या देना पड़ेगा उसको, इंडियन इनकम पे ही टैक्स देना पड़ेगा। तो यार ये सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये पता करना कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन of residential status, कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों?
अलग अलग पर्सन का स्टेटस अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल का स्टेटस कैलकुलेट करके बताता हूं। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मुझे रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 6। इंडिविजुअल के लिए हम जाएंगे सेक्शन, सारे पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में ही निकलता है। इंडिविजुअल का 6 है, 6(1) है, एचयूएफ का 6(2) है, कंपनीज का 6(3) है और बाकी लोगों का 6(4) है। बट सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 1 2 3 करके, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हम उनके सबसेक्शंस भी क्या करें, याद करें, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं देते रहा हूं। सेक्शन 6 पे ही हम डिस्कशन करेंगे। पर सेक्शन 6 क्या कहता है, दो कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है, दो कंडीशन। किसी भी इंसान को इंडिया का क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है, तो कितनी कंडीशंस होगी, दो कंडीशंस होगी। दो में से एक फुलफिल हो जानी चाहिए, तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। दोनों नहीं, दो में से एक। तो यहां लिखना पड़ेगा देयर आर टू बेसिक कंडीशन एनीवन should get fulfilled. Anyone should get fulfilled. नंबर ए, रेसिडेंट बनने के लिए रहना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने इंडिया में स्टे किया है, रुका है 182 डेज या उससे ज्यादा, कितने दिन, 182 डेज या उससे ज्यादा, तो व्यक्ति क्या कहलाता है, इंडिया का रेसिडेंट। स्टे इन प्रीवियस ईयर, स्टे इन प्रीवियस ईयर should be at least 182 days और मोर। उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 दिन या उससे ज्यादा। वन 82 डेज या उससे ज्यादा। अच्छा, स्टे कब का बच्चों, प्रीवियस ईयर का। अच्छा, हमको 24-25 में टैक्स, 24-25 की इनकम पे टैक्स कब भरना है, 25-26 में। तो जब हम टैक्स भरेंगे तो देखेंगे कि उसकी इंडियन इनकम ले कि पूरी दुनिया की इनकम ले, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके स्टेटस पे। तो उसको 25-26 पे कौन कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना है, वो डिपेंड करेगा कि 24-25 में वो क्या था, क्या वो रेसिडेंट था कि नॉन रेसिडेंट था। और 24-25 में रेसिडेंट बनने के लिए उसे क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसको इंडिया में रुकना पड़ेगा कितने दिन, 182 दिन, 182 दिन या उससे ज्यादा। बच्चों आपने पढ़ा होगा 120 करके, ठीक है। आपने वो कौन से एक्ट में पढ़ा है, फेमा या कहीं और एक्ट में पढ़ा है आपने, ये हमारा क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स में अलग तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, और आपने जो कहीं और पढ़ा है वहां का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका क्या है, अलग। उल्टा वहां पे तो एक ही कंडीशन है, उल्टा वहां पर कितनी कंडीशन है, एक ही कंडीशन है। यहां हमारी कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन। और स्टे इन प्रीवियस ईयर डेजिग्नेटेड पार्टनर में, एलएलबी में पढ़ा है क्या शायद आपने, वहां 1% वहां पढ़ा होगा। वो यहां, वहां का लॉ अलग है और यहां का लॉ अलग है। स्टे इन प्रीवियस ईयर शुड बी एट लीस्ट 60 डेज और मोर। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना स्टे हो, 60 डेज। तो सर ये क्या बात हुई, ऊपर आप क्या बोल रहे हो 182 डेज और मोर, और नीचे क्या बोल रहे हो 60 डेज और मोर। लेकिन नीचे वाली कंडीशन के साथ एक और एक कंडीशन है, एंड स्टे इन पास्ट 4 preceding
previous year. Stay in past 4 preceding previous year should be at least 365 days or more. आज हम सिर्फ थ्योरी लिखेंगे, कल हम इसके प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे. प्रैक्टिकली कल हम समझेंगे. कोई इंडिया में पढ़ाई करने आता है तो क्या होगा बेटा, उसके लिए भी ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होगी. आप पढ़ाई करते करते इंडिया में इतने दिन रह जाओगे तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे. मैं आपको इंडिया के सिटीजन की बनने की बात नहीं कर रहा हूं. कोई फॉरेनर है और इंडिया पढ़ने आता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बनेगा, लेकिन वो इंडिया में एक वजह रह लेगा, क्योंकि 182 दिन या उससे ज्यादा वो रह लेगा, या फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल कर लेगा, तो फिर वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा. आप किसी भी पर्पज से आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है. आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे. आप बिजनेस ट्रिप पे आए, आप मीटिंग में आए, आप जॉब करने आए, 2 महीने जॉब करी, चलो ठीक है, लेकिन आपने 2 महीने ना 60 मतलब दो आपने 3 महीने 5 महीने 10 महीने जॉब कर ली और आपकी दोनों में से कोई सी भी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल. अच्छा देखो कंडीशन क्या है, 24-25 में आपका स्टे कितना होना चाहिए, 182 और मोर. ये तो कौन सी कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट. सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन कहती है कि 24-25 में एटलीस्ट कितने दिन रुके हो, 60. और 24-25 के पहले कितने साल, 4 साल. तो 4 साल क्या होगा, 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21. इन चारों सालों का मिला के टोटल कितने दिन रहा हो, 365 डेज और मोर. अच्छा सुनना, टैक्स कब पे कर रहे हो, 25-26 में. 25-26 में टैक्स पे करने के लिए हम दिन किसके गिनेंगे, 24-25 के. एक तो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में 60 दिन किसके गिनेंगे, 24-25 के. और पिछले 4 साल का टोटल कितना होगा, 3. अच्छा ये 4 साल का टोटल 365 हो सकता है, यहां 0 हो और यहीं 300 दिन हो और यहां 0 हो और यहां 50, यहां पर 100 दिन हो. तो ऐसा मुझे कोई सीक्वेंस नहीं चाहिए, कहीं के भी मिलाकर कितने हो जाने चाहिए, 365 डेज या उससे ज्यादा. हो सकता है यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है और यहां कितने हैं, पूरे साल वो इंडिया में था, तो 365 डेज या उससे ज्यादा हो जाएंगे. सर फॉरेन कंट्री में जाने से पहले उन्हें बताना पड़ता है क्या कि कितने दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं. बिल्कुल बेटा, आप जब वीजा मांगने जाओगे तो आप जैसे यूएस से वीजा मांगने जाओगे तो आप उनको बताओगे ना कि आप क्यों जा रहे हो, आप जॉब करने जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये बताना पड़ेगा. हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है वीजा इश्यू करने की. वो वीजा अलग हो गया है ना, वो ये वीजा अलग है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस है. अच्छा कोई इंसान क्या चाहेगा कि दोनों कंडीशन में ना आए. अगर दोनों कंडीशन में ना आए तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट. 2 में से एक में भी आ गया तो रेसिडेंट, और एक में भी नहीं आया तो नॉन. तो लोग यही करते थे बेटा, कुछ लोग ऐसा करने लग गए थे कि थोड़े दिन कहाँ रहते थे, उन थोड़े दिन इंडिया में रह लिए, 30-40 दिन इंडिया में रह लिए, फिर थोड़े दिन दुबई में रह लिए, थोड़े दिन मॉरिशस में ले लिए, थोड़े दिन लंदन में रह लिए. कहीं के भी रेसिडेंट नहीं बन रहे, दुनिया में कहीं के भी रेसिडेंट नहीं है, और दुनिया में कहीं पे भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. वो इस तरीके से घूम रहे हैं, उनकी इनकम ही इतनी है कि उन्हें टेंशन ही नहीं पैसा खर्च हो रहा है. वो ऐसी जगह जगह जाके अलग रहते थे और कहीं टैक्स पे नहीं करते थे. तो सरकार हमारी बहुत खतरनाक है. आपको आगे जाके एक प्रोविजन बनाऊंगा, जो किसी देश का रेसिडेंट नहीं है ना, वो इंडिया का रेसिडेंट है. ऐसा प्रोविजन बना दिया, जो कहीं का नहीं है ना वो इंडिया का है. फॉरेनर्स तो सोच समझ के, बिल्कुल फॉरेनर थोड़ी आ जाए. गोवा आते हैं, आजकल तो आना कम कर दिया उनने, ठीक है, गोवा वगैरह आते हैं तो भैया आते हैं तो 2 महीने के लिए आते हैं, चले जाते हैं, 60 दिन से कम भी नहीं पड़. चलो 60 दिन से ज्यादा रुक भी गए तो पिछले 4 सालों का टोटल भी तो कितना होना चाहिए, 365 डेज या उससे ज्यादा, तो ही तो रेसिडेंट बनेगा ना. तो ऐसे ही वो ध्यान रख के आते हैं. अब क्या है कि ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, सेकंड वाली कंडीशन कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती. उन लोगों को रेसिडेंट बनना है ना,
तो कंडीशन 1 के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंट बनना पड़ेगा। तो अच्छी बात हो गई ये तो। यार देखो, दो कंडीशन में से एक में आना है, इससे अच्छा तो एक ही कंडीशन आपके ऊपर क्या हो, एप्लीकेबल हो। सेकंड वाली कंडीशन कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, सब लोगों के ऊपर दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। उन्हें रेसिडेंट बनना है तो कंडीशन 1 के हिसाब से ही रेसिडेंट बनना पड़ेगा। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा एक्सेप्शंस। कंडीशन, कल पूरा कैलकुलेशंस करेंगे, दिन कैसे काउंट करते हैं, क्या करते हैं, 5 दिन आया फिर चला गया, फिर 10 दिन आया तो क्या होगा, ऐसे सारे कैलकुलेशन कल करेंगे। कंडीशन सेकंड will not apply, condition second will not apply in following cases. Condition second will not apply in following cases. Number 1, Indian citizen leaving India for employment। बच्चों, कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, पहले था जिनका जन्म कहां हुआ हो, इंडिया में, बाद में क्या हुआ, जिसके पापा मम्मी में से कोई भी एक कहां का सिटीजन हो, इंडिया का, और फिर बाद में हो गया कि जिसके पापा मम्मी दोनों ही कहां के हो, इंडिया के, तो उसको क्या मिल जाती है, इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। इस तरह देखो, डुअल सिटीजनशिप सबके पास हो सकती है ना, डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, अगर कोई कंट्री परमिट करती है तो डुअल सिटीजनशिप भी पॉसिबल है। बट मैं आपको फ्रेंकली बोलूं तो मुझे ना सिटीजनशिप का लॉ क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज पढ़ी नहीं है। मेरे को ये रेजिडेंशियल स्टेटस पता है, और भी तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। हो सकता है कि अपने इंडियन सिटीजनशिप ये कहती हो कि आपके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप हो तो आपको इंडिया की छोड़नी पड़ेगी, या इंडिया की है तो वहां की छोड़नी पड़ेगी, कुछ भी ऐसा लॉ हो सकता है। तो उसके बारे में मेरा एक्सपर्टीज थोड़ा सा कम है, ठीक है। सो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया, ये तो अच्छा हो गया कि भैया इनके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। देखो, मैं आपको समस्या बताता हूं क्या है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कब होगा अटेम्प्ट, मई में अटेम्प्ट होगा, तो जुलाई में क्या आ जाएगा बच्चे, रिजल्ट आ जाएगा। समझो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपका जुलाई में रिजल्ट आ गया और आप सीए बन गए, आपकी सिंगापुर में जॉब लग जाती है। सिंगापुर में क्या लग गई, जॉब। आज तक आप कभी इंडिया के बाहर गए ही नहीं, पासपोर्ट ही नहीं था आपके पास, तो गए ही नहीं इंडिया के बाहर, जॉब लग गई सिंगापुर में। अब सुनना, आप जा रहे हो 20 जुलाई को इंडिया छोड़ के जा रहे हो, 20 जुलाई को इंडिया छोड़ के जा रहे हो पहली बार, तो उस साल सोचना, आप अप्रैल में तो इंडिया में रहे पूरे टाइम, मई में भी इंडिया में थे, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और मई में कितने होते हैं, 31, और जून में कितने होते हैं, 30, और जुलाई में कितने दिन रुके, 20 दिन। तो इतने दिन मिला लो तो कितने दिन हो गए, 60 दिन से ज्यादा हो गए, नहीं हो गए। और आप उसके 4 साल भी कहां पे थे, इंडिया में ही थे, तो आप सेकंड कंडीशन से क्या बन जाते, रेसिडेंट। आपकी जॉब कहां लग गई, सिंगापुर में, अब सिंगापुर जा रहे हो, कमा कहां रहे हो, सिंगापुर में। सिंगापुर की गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स ले ही रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी आपसे क्या ले लेती, टैक्स, क्योंकि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, और जो इंडिया का रेसिडेंट है ना, उसके लिए ग्लोबल इनकम पे क्या लगता है, टैक्स। तो सरकार ने अच्छा कर दिया, जॉब पे जाने वालों के लिए सरकार ने एक फायदा दे दिया कि भाई आपके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं। सर, अगर हम दिसंबर में जाते तब तो क्या होता, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तब तो फिर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम क्या बन जाते, रेसिडेंट। मतलब नवंबर के रिजल्ट के बाद जाते तो हम क्या बन जाते, रेसिडेंट बन जाते। तो बेटा तब कुछ नहीं कर सकता मैं, तो इंडिया में भी क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता, और सिंगापुर में भी क्या करना पड़ता है, टैक्स। लोग आते हैं आपसे एडवाइस लेने के लिए कि हम जॉब करने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे, तो किस दिन जाए बताओ, कल बताऊंगा आपको वो कि वो दिन क्या होगा। उनको बोलना पड़ेगा आप जॉब करने जा रहे हो ना, तो आपके लिए एक ही कंडीशन है, कुछ भी हो जाए इंडिया में 182 दिन रुक मत जाना। अगर आप इंडिया में 182 दिन रुक गए तो आप पापी हो, और आप पे पाप लगेगा और टैक्स भरना पड़ेगा।
देखो गलत मत समझना मुझको, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंडियन रेसिडेंट मत बनो, ताकि आपका टैक्स का दायरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉन रेसिडेंट बनने की कोशिश करो, आपको इंडिया में सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जो कि कहां से कमा रहे हो, इंडिया। और इंडिया से कमा ही नहीं रहे हो ना, तो इंडिया में रहो ही मत। इंडिया में रहते हो, कमाते बाहर से हो, बाहर चले जाओ और ऐसी जगह चले जाओ जहां पर टैक्स नहीं लगता। सिर्फ जो एक्सपोर्ट ही करता है, जो एक्सपोर्ट ही करता है, कहां चले जाए, बाहर चले जाए ना, चले जाए इंडिया के बाहर, वहीं आके दुबई में जाके रहो, क्या मतलब। इसलिए तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इंडिया, डेटा है गवर्नमेंट का। ये इंडिया छोड़ छोड़ के क्यों जाएंगे, सीतारमण जी मान ही नहीं रही, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रही। अब सर अगर हम जॉब के लिए नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर घूमना है, फॉर ट्रैवल पर्पस, फर्स्ट भी अप्लाई होगी, सेकंड भी अप्लाई होगी। आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, फर्स्ट भी अप्लाई होगी, सेकंड भी अप्लाई होगी। आप प्रोफेशन करने जा रहे हो, फर्स्ट भी अप्लाई होगी, सेकंड भी अप्लाई होगी। बस किस चीज के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिर सेकंड एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। जो भारतीय सिटीजन है, अब जैसे मेरा भाई है, वो यूएस में है, मेरा रियल ब्रदर ही यूएस में है, अब वो जॉब कर रहा है वहां पे, उसने यूएस की सिटीजनशिप नहीं ली है, वो वहां पे वर्क वीजा पे है, किस पे है, तो इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी नहीं पड़ी उसको, तो आज भी वो कहां का सिटीजन है, इंडिया का। अब है ना, वो इंडिया आता है घूमने के लिए, अब अपने घर वालों से मिलने, हम लोगों से मिलने तो आएगा ही सही वो। अब क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि 2 दिन के में आए और चले गए, आने जाने का टिकट ही कितना महंगा है। तो कोई इंसान इंडिया आएगा, बाहर रहता है, तो कम से कम घूमेगा, थोड़े से अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, तो हो सकता है कि वो 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में क्या हो जाए, 2 महीने 2.5 महीने इंडिया में रुक जाए। और 2 महीने 2.5 महीने रुकने से मतलब वो 60 दिन वाली कंडीशन की वजह से वो भाई क्या बन जाए, रेसिडेंट। वो कमा कहाँ रहा है वहां पे, वहां 2 महीने की छुट्टी लेकर आया, वहां 2 महीने की छुट्टी लेकर आया और छुट्टी लेके यहां पर आकर काम करने लग गया, यहां पर आके घूमने लग गया और पता चला इंडिया का क्या बन गया, रेसिडेंट। तो भाई उसको तो यूएस की इनकम पे इंडिया में क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। तो सर यूएस में भी टैक्स 40% और इंडिया में भी टैक्स 40%, तो भाई 80% तो कहां चला गया, टैक्स में, बावला हो जाएगा वो। हाँ, तो सर क्या ऐसा दो जगह टैक्स लग सकता है, अरे इतने हर कंट्री का अपना अपना लॉ है। यूएस वाले बोलते हमारे वहां जॉब कर रहे हो तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स। इंडिया वाले क्या बोलते, हमारे वहां रेसिडेंट बन गए तो हमारे वहां क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तुम जॉब कहीं भी कर रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। और भाई ने गलती से पैसे ऑस्ट्रेलिया में यूज कर लिए, या ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट खोल के पैसे ऑस्ट्रेलिया में रिसीव कर लिए, तो ऑस्ट्रेलियन लॉ में लिखा होगा कि जो हमारे वहां पैसे रिसीव कर लेता है ना, उससे हम टैक्स ले लेते हैं। तो फिर कहां का टैक्स लग जाएगा, इंडिया में भी लग गया, यूएसए में भी लग गया और ऑस्ट्रेलिया में भी लग गया। तो ऐसे बेवकूफी नहीं करना है, चार्टेड अकाउंटेंट से पूछ के एडवाइस लेकर क्या करना है, काम करना है। आपको याद है मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 18+1 रीजन बताया था, 19वां इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन है। ये कौन सा बॉर्डर टैक्सेशन है, क्रॉस। कैसे बचा जा सकता है इन चीजों से, क्या करना है ताकि आपको टैक्स ना लगे, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, एडवाइस। तो ठीक है साहब, ये क्या कहना चाहते हैं कि जो भारतीय सिटीजन है, आपने वो मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी थोड़ी सी यार, वो अपनी क्या नाम है यार, वो बच्ची, उसमें क्या नाम था, उसमें कैटरीना, वो कैटरीना की नमस्ते लंदन करके मूवी थी, कभी सुना क्या आपने, पुराने हमारे टाइम की मूवी याद है, हम तो अभी की मूवी ऐसे याद नहीं मुझको। वो क्या है कि उसके पापा, वो रहते लंदन में रहती, वो उसके पापा शादी कराने के लिए कहाँ लेकर आते,
इंडिया। अब ऐसा होता है ना यार, बच्चे वहां पे है, शादी तो कहाँ पे कराएंगे इंडिया में, 4 5 10 लड़के देखेंगे तो हो सकता है कि घूमते घूमते टाइम लग जाए इंडिया के अंदर, और हो सकता है कि आप सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बन जाओ, रेसिडेंट बन जाओ। तो सरकार ने बोला डोंट वरी, आपके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। अब दोस्तों इंडियन सिटीजन का मतलब मैंने बता दिया, एक समय था जिनका जन्म इंडिया में हुआ वो, एक समय था जिसके पापा मम्मी में से कोई एक कहां के हो इंडिया में, फिर एक समय था सरकार को लगा जब दोनों ही कहां के होंगे इंडिया सिटीजन, तो हम आपको क्या देंगे, इंडियन सिटीजनशिप। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? तो देखो दोस्तों थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूं, अपन को इससे इतना कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो किससे मतलब है, रेसिडेंशियल स्टेटस से मतलब है। ऐसा व्यक्ति जिसके पापा या मम्मी, नाना नानी, दादा दादी में से किसी एक का जन्म कहां पर हुआ हो, इंडिया में, तो वो क्या कहलाता है, पर्सन ऑफ, और इंडिया भी नहीं बेटा, अनडिवाइडेड इंडिया, कहां पर हुआ हो, अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये जिसका जन्म, जिसके पापा मम्मी दादा दादी में से किसी का जन्म कहां पर हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में। तो देखो दोस्तों मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मिस्टर टिम, टिम पीटर, टिम पीटर करके व्यक्ति है जो कि न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, और न्यूजीलैंड के ही रेसिडेंट भी है, और न्यूजीलैंड के क्या है, सिटीजन भी है। ठीक है, पक्का ये बात है। बच्चा ये टिम के फादर जो है ना, टिम के फादर, टिम के फादर केन्या से है, जो टिम के फादर है वो केन्या से है, और जो टिम की मदर है वो बेटा जापान की है, वो जापान की है। टिम के जो दादाजी है, दादाजी वो श्रीलंका के हैं, और टिम की जो दादी है, टिम की जो दादी है वो युगांडा की है। टिम के जो नाना है थाईलैंड के है बेटा, ठीक है, और टिम की जो नानी है, नहीं बेटा रशिया की नहीं कराते, टिम की जो नानी है ना ये अपने इधर, ये भिंड की है, भिंड, भिंड मुरैना की है बेटा। अब टिम ने बोला मैं तो मेरे नानी के घर ननिहाल जाऊंगा, देखो देखना है कि भिंड कैसा है, भिंड की जो मतलब लोग है, वो सुना है कि बहुत ही अलग टाइप की प्रजाति है वहां पे, वो देखना है हमको, जाकर एंजॉय करना है। तो टीम इंडिया आते हैं, तो बेटा टीम जो है इंडिया विजिट करने आए हैं, और इंडिया विजिट करने आए हैं, और टीम जो है वो क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अपने ननिहाल घूमे, कोई समस्या नहीं है, सेकेंड कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, सेकेंड कंडीशन विल नॉट गेट अप्लाइड ऑन यू, क्योंकि इंडियन सिटीजन पे भी नहीं होती है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर भी नहीं होती है। ठीक है साहब, ये चीज है। सो सेक्शन 6 इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे निकालते हैं, देयर आर 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हुआ हो, 182 डेज या उससे ज्यादा, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हुआ हो, 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड पिछले 4 सालों को टोटल कितना होना चाहिए, 365 डेज या उससे ज्यादा। जो सेकंड कंडीशन होती है वो कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। सबसे फर्स्ट इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन सिटीजन नहीं, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। फिर दूसरा था इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, और तीसरा एक्सेप्शन है बच्चों यहां पे इंडियन सिटीजन crew member of an इंडियन शिप। ऋषि सुनक, अच्छा ऋषि सुनक का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है, मेरे को देखना पड़ेगा दादा दादी नाना नानी कहाँ के उनके बेटा। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, ठीक है।
जो मर्चेंट नेवी में होते हैं ना, मर्चेंट नेवी में जो इंडियन सिटीजन है और वो क्रू मेंबर ऑफ कहां पर है, इंडियन शिप, तो फिर उनके लिए हम सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करते। अच्छा, फॉरेन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उनके लिए फर्स्ट भी करेंगे सेकंड भी करेंगे। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन शिप, उनके लिए फर्स्ट भी करेंगे और सेकंड भी करेंगे। बस इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो 3 एक्सेप्शन याद रखना। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, विजिट के लिए 2 लोग कवर्ड है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरा क्या है, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। आपको मैंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आज ये बताया। आज हमने सिर्फ थ्योरी लिखी है, कल इसके काफी सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। बाय बाय, गुड, टेक केयर। आएगी बेटा, आएगी, उसकी आएगी, मैं आपको लिखवाऊंगा, उसमें बताता हूं क्या है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट पर आ रहे हैं और उनकी इंडियन इनकम 15 लाख से क्या है ज्यादा, तो उनके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन होगी उसमें एक चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ 60 विल यूज 120, बट मैं लिखवाऊंगा वो चीज, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, एंड में बताना सही नहीं था इसलिए नहीं बताया बेटा।